नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ठगी जिसका हथियार होता है विश्वास। जब आप किसी नटवरलाल की बातों पर विश्वास कर बैठते हैं तो फिर अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। अब सोशल मीडिया के जरिए नटवरलाल आपको अपने ऐसे जाल में फंसाते हैं कि आपका अकाउंट खाली हो जाता है और जब आपको पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। लेकिन इस बार हद तो यह हुई कि नटवरलाल मुख्यमंत्री, अफसर और मंत्री के नाम पर भी ठगी करने से चूक नहीं रहे। तो फिर आम आदमी का वजूद भला क्या है? आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। पिछले साल एक साल में ठगों ने देश भर में 9,103 लोगों से 60,414 करोड़ रुपए ठगे, जबकि 2020-21 में देश भर में 7,359 लोगों से 1,38,211 करोड़ रुपए ठगे गए। सवाल यही कि जितने हाईटेक नटवरलाल हो रहे हैं, क्या हमारा सिस्टम उतना हाईटेक हो रहा है? क्या हम उतने हाईटेक हो रहे हैं? क्या हमारी पुलिसिंग उतनी हाईटेक हो रही है? इन तमाम सवालों के बीच सच्चाई यही है कि चक्रव्यूह नटवरलालों का बढ़ता जा रहा है और इसको तोड़ने का रास्ता अभी तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो सवाल यही कि हाईटेक नटवरलालों को रोका कैसे जाए? सबसे पहले तो आज आपको जो घटना घटने वाली थी और जो घटते घटते रह गई उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर ही ठगी करने की कोशिश की गई। जरा देखिए किस तरीके से ये पूरी ठगी की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री गहलोत की व्हाट्सएप पर फोटो लगाई गई और उसके बाद पैसे मांगे गए। अच्छा, पैसे सीधे कैश नहीं मांगे गए, डीएस प्रोटोकॉल नरेश विजय से ये पैसे मांगे गए और पैसे मांगने का एक नया तरीका निकाला गया। नया तरीका क्या है, जरा ये भी देखिए। पूछा गया कि क्या आप अमेजन गिफ्ट कार्ड से परिचित हो? अमेजन पर अलग अलग गिफ्ट कार्ड होते हैं। कहा गया कि मैं अर्जेंट मीटिंग में हूं, मैं का मतलब मुख्यमंत्री, कि मैं मीटिंग में हूं और मुझे पैसों की जरूरत है। जरा सोचिए किस तरीके का मैसेज किया गया। उसके बाद क्या मांगा गया? 10,000 रुपए के 30 अमेजन गिफ्ट कार्ड मुझे दे दीजिए, यानी कुल मिलाकर 3 लाख रुपए मांगे गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जागरूक अधिकारी ने मीडिया को सूचित कर दिया और जाहिर है उसको पैसे तो ट्रांसफर नहीं किए। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह कि क्या यह पहली बार ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब तक ठगी की कितनी वारदातें हो चुकी हैं और कितने बड़े नाम इसमें शामिल हैं, जरा देखिए। जिनके नाम से ठगी करने की कोशिश की गई है, कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के नाम पर ठगी करने की कोशिश की गई। मंत्री का नाम लेकर बाकायदा जो ठगी करने की कोशिश की गई उसमें उनका नाम इस्तेमाल किया गया और लोगों को ठगने की कोशिश की गई, यानी कि मंत्री के नाम से मैसेज भेजे गए। खुद को सालेह मोहम्मद बताकर पैसों की डिमांड की गई। बाकायदा एक नंबर भी इस्तेमाल किया गया। नंबर हम आपको बता रहे हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास भी इस नंबर से मंत्री साहब के नाम से फोन आ जाए और पैसे मांग लिए जाए। इतना ही नहीं, आगे देखिए और किस किस के साथ इस तरीके की वारदातें हो चुकी हैं। एसीबी डीजी दिनेश एमएन के नाम से ठगी की कोशिश की गई। जिनके नाम से अपराधी कांपते हैं उनके नाम से भी ठगी करने की कोशिश की गई। दिनेश एमएन की फोटो लगाकर पैसे मांगे गए। व्हाट्सएप मैसेज भेजकर दिनेश एमएन को मीटिंग में व्यस्त बताया गया। अधिकारियों से धनराशि और गिफ्ट वाउचर की मांग की गई। मोबाइल नंबर यह था जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों पर मैसेज भेजा गया। इस मोबाइल नंबर को भी आप नोट कर लीजिएगा। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालविया के नाम से भी ठगी की कोशिश की गई। गालविया के ओएसडी सुनील भटनागर ने इसमें मुकदमा भी दर्ज करवाया। गालविया की डीपी लगाकर सुनील भटनागर को व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था और 10,000 रुपए के अमेजॉन गिफ्ट कार्ड भेजने के मैसेज किए गए। झांसे में आकर पीड़ित सुनील भटनागर ने गिफ्ट कार्ड भेज भी दिए थे, जरा सोचिए। लेकिन तब तक 1,51,000 रुपए की ठगी उनके साथ हो चुकी, उससे पहले कि वो संभल पाते। कुछ ऐसे ही मैसेज विभाग के कई चिकित्सकों के पास भी गए थे। नगर निगम ग्रेटर कमिश्नर महेंद्र सोनी के नाम से भी पैसे मांगने के मैसेज आए। व्हाट्सएप मैसेज भेजकर नगर निगम अधिकारियों से उगाही की कोशिश की गई। साइबर ठगों के निशाने पर राजस्थान पुलिस के मुखिया भी
रही हैं। जरा सोचिए हौसले कितने बुलंद। डीजीपी एमएल लाठर के नाम से फर्जी मैसेज भेजे गए। डीजीपी की फोटो लगाकर दूसरे नंबर से ठग ने मैसेज भेजा और पैसों की डिमांड की। अब जरा सोचिए कौन बचा है। एसीबी के अधिकारी से पैसे मांगने की बात, मुख्यमंत्री के नाम से पैसे मांगने की बात, पुलिस अधिकारी मुखिया से पैसे मांगने की बात। तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल हो रहा है। आम आदमी का वही हाल हो रहा है जो आंकड़े हमने आपको बताए। पूरे देश भर में 8,000 के आसपास लोगों से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ठगी कर दी गई। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि कुछ अधिकारी तो फंस भी गए, उन्होंने पैसे भी दे दिए, इनसे बचा कैसे जाएगा। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी जी जुड़े हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी जुड़े हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं राजीव बंसल अधिवक्ता उपभोक्ता मामलात के, वो जुड़ेंगे, और मुकेश वैष्णव जी कंज्यूमर एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत करना चाहेंगे मुकेश चौधरी जी आपके साथ। सर, जब मुख्यमंत्री तक के नाम के मैसेज आ रहे हैं, पुलिस अधिकारी के नाम के मैसेज आ रहे हैं, मुखिया के नाम के मैसेज आ रहे हैं, और कमाल की बात यह कि कई ठगी के शिकार भी हो चुके हैं, आम आदमी बच भी पाएगा नहीं बच पाएगा, और कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे इस चेन को ब्रेक किया जा सके? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे ये है कि जो अपराधी हैं उनका हौसला जैसे आपने देखा ही है, बाकी सब भी देख रहे हैं कि कितना बुलंद हो चुका है कि इन्हें ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम किसका नाम या किसका फ़ोटोग्राफ को मिसयूज़ कर रहे हैं या उसको यूज़ करके उनके नाम पे पैसे मांग रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक फार्मूला समझ में आता है कि ऐसा क्या नाम हो सकता है जिसके नाम पे किसी भी तरीके से पैसे मिल जाएं। इसमें ये पिछले कुछ सालों से जब से पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक से ये इंसिडेंट्स ज़्यादा इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो गए जी, जिसमें सीनियर आईएएस, सीनियर आईपीएस और कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स इसके अंदर इसके शिकार रहे हैं जिनकी आइडेंटिटी को मिसयूज़ किया गया है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये इवॉल्व नहीं हो रहा है। स्कूल एजुकेशन या लोअर एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, अभी तक ये एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं कि हमें किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी अपने आप की रखनी चाहिए, या हमें स्मार्ट गैजेट्स कैसे यूज़ करने चाहिए, या हमें हमारी आइडेंटिटी की प्राइवेसी कैसे मेंटेन रखना चाहिए इंटरनेट पे। तो एजुकेशन सिस्टम का इवॉल्व होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि डेडिकेटेड ने 1,51,000 डाल दिया अकाउंट में, वो तो पूरे तरीके से वेल एजुकेट होंगे। नहीं सर, मैं एजुकेशन सिस्टम का आप बात समझें, साइबर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है वो साइबर लिटरेट भी हो जी। तो साइबर लिटरेसी रेट जो है ये बहुत पुअर है पूरे कंट्री के अंदर, जिसके अंदर जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं वो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक्सपर्ट हो जरूरी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, प्रैक्टिकल नॉलेज और नो हाउ काफ़ी कम है जी। इसको इम्प्रोवाइज करना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि अब स्कूलों के अंदर साइबर को लेकर अलग से क्लासेस भी हो, एक सिलेबस भी हो जी, तो उससे तो और हाईटेक हो जाएंगे सर। तो बच्चा समझ जाएगा कैसे करनी है, कैसा करना है वो समझ जाएंगे। बट ये जो बेसिक टाइप के जो थ्रेट्स हैं इससे बचना भी समझ में आ जाएगा जी। तो ये दोनों ही तरीके से इम्प्रोवाइज होगा। अभी सिर्फ क्या है कि 20 साल लग जाएंगे सर, तब तक ये ऐसे ही ठगते रहेंगे। नहीं सर, ये इवॉल्व होगा, धीरे धीरे ही होगा। कोई भी एक चीज़ एकदम से नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करते करते कुछ साल लगते हैं, कुछ समय लगता है। बट अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर आप ये सोचिए कि फिर कितना लेट होगा। योगेंद्र जोशी जी, दूसरा बात सर दूसरा बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास में कोई स्टेट लेवल पे साइबर सेल नहीं है राजस्थान में अभी तक, इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। ये जो साइबर अपराधी हैं, जैसे मेवात वाले रीजन है, भरतपुर अलवर वाला रीजन है, इतने सालों से ये पनप रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे केसेस के अंदर इनके खिलाफ टाइम पे जो है वो कार्रवाई नहीं हो पाती। ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, उन्होंने पूरा इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया है कि ठगी कैसे करनी है, हमारे पास आ जाइए, हम आपको क्रैश कोर्स करा देंगे। ये पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है सर, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। जो एक ट्रक ड्राइवर था जिसको 10,000 रुपये की तनख्वाह मिल रही थी महीने की, वो अगर रोज़ का 20,000 रुपये कमाना शुरू कर देगा तो वो क्यों कोई दूसरा काम करेगा, वो यही करेगा ना रोज़ जी। यही स्किल इंडिया है अब इनके लिए, तो यही है। क्योंकि कैशलेस की अगर बात करें तो सच में लोग कैशलेस हो ही गए हैं जी। इलेक्ट्रॉन जो पैसा है वो अकाउंट में गया और अकाउंट से इन्होंने साफ कर दिया। योगेंद्र जोशी जी, सर जिस तरीके से मुकेश जी बता रहे हैं, आपके आंकड़े तो बढ़ते जा रहे हैं, अधिकारी तक ठगे जाते रहे हैं, अब तो मुख्यमंत्री के नाम से ठगियां होनी शुरू हो गई। तो फिर साइबर सेल कब क्रिएट होगा, हमारी पुलिस कब हाईटेक होगी कि अगर आप 2 कदम आ गया तो हम आपसे 4 कदम आगे आके खड़े हैं, आपको पकड़ लेंगे। वो तो 20 कदम पीछे पड़े हैं और उनको मिले भी नहीं। मेरे पास ये आंकड़ा अभी तक नहीं है कि जितने केस दर्ज हुए उनमें से कितने चुनिंदा को पकड़ लिया गया।
विजेंद्र जी, चूंकि जितनी कंपनियां हैं ना ये जो हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, एक तो ये इंडिया में नहीं है, ये है अमेरिका में। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका, इंडिया और कंपनी के बीच में जो हो रहा है, जो टाई अप है, उसके अंदर ये शर्तें है ही नहीं कि यहाँ पर उसका सर्वर, यहाँ इंडिया में सर्वर लगाया जाए। क्या होता है कि इंडिया में सिमें आसानी से मिल जाती हैं। इंडिया में आपने सुना होगा पिछली समय गवर्नमेंट ने जीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट्स खोल दिए। अब जी क्या करते हैं कि गरीब आदमी के पास तो मोबाइल और उसके पास अकाउंट, तो ये जो साइबर हैकर्स जितने हैं ये उन व्यक्तियों को ढूंढ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, वो गया किसी दुकान के ऊपर, ये साइबर जो चीटिंग करने वाले लोग हैं ये तैयार रहते हैं कि तू ऐसा कर, ये वाला ऐप खोल लेना, ये ऐसे कर लेना, तो उसको नई नई चीज़ सिखाते हैं। वो मोबाइल में उसको डाल लेता है। डालने के बाद जैसे ही वो उसको चलाने का कोशिश करता है तो उसके अंदर क्या, वो पढ़ा लिखा तो होता ही है थोड़ा बहुत, तो वो क्या करते हैं उसमें ये होते हैं कि देख ये नंबर है, इससे OTP निकलेगा, इससे ये निकलेगा, इससे वो करे, ये करते करते उसको झांसा देते हैं। और फिर वो क्या करेंगे कि उसके नंबर से अकाउंट खोल लेते हैं, उसके नंबर से पेटीएम खोल लेते हैं, उसके नंबर से ये जो आपने मशीन है ना, स्वैप मशीन, इस मशीन का अकाउंट खोल लेते हैं और उस व्यक्ति को क्या कहते हैं कि तेरे को हम 1000 रुपया देंगे। मेरे को ये जानकारी है कि अभी कोटा के अंदर ये पकड़े गए थे। एक व्यक्ति एक होटल में ठहरा हुआ था जिसके पास 10-20 तो सिमें मिली और 10-20 अकाउंट मिले। जब उन व्यक्तियों को टटोला गया तो वो व्यक्ति वहीं के थे, आसपास के झुग्गी झोंपड़ियों के। तो उन्होंने जब उनको पुलिस वालों ने पूछा कि भाई बताओ तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, ये नंबर तुम्हारे अकाउंट कहाँ से आए, बोले साहब मेरे तो आटा खाने को नहीं है सामान, तो तेरे पास ये तेरे इस अकाउंट में ये 20,000 रुपये कैसे ट्रांसफर हुए। तो उसने ये कहा साहब फलाना व्यक्ति है जो मेरे को 20,000 रुपये देता है और उसके अकाउंट को काम में लेते हैं। इवन इतना था है कि जैसे ये चीजें हैं जो हैकर से चल रहे हैं, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया जाएगा, व्हाट्सएप पे नंबर नहीं आएंगे, जैसे हमरा या गोपी इस तरह का बनाया जाएगा, तो उसमें नंबर नहीं आते और उसमें जैसे गहलोत साहब की फोटो लगा दी, कोटा के अंदर शांति धारीवाल जी की फोटो लगा दी और लगाने के बाद में वो मैसेज दे रहे हैं। आप क्या करते हैं, जैसे ही उस व्यक्ति को ये होता है कि मुझे मेरा अकाउंट यहाँ चला गया, तो जिस व्यक्ति से लेना है उसके अकाउंट में से पैसा उस गरीब के अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे सामान खरीदना है, अमेजोन का सिस्टम है या दूसरा सिस्टम है, उसके माध्यम से इनके पास कार्ड रहते हैं, कार्ड को स्वैप करेंगे और तत्काल प्रभाव से पैसा निकाल लेंगे। ये जो चीज चल रही है ये इंडिया में रुक नहीं सकती, क्योंकि IP एड्रेस अभी जितने हो गए ना आजकल, आप इनसे पूछ लेना, माननीय DG महोदय से, माननीय मेन दिनेश से, मुख्यमंत्री महोदय से, क्या ट्रेस आउट कर लिया क्या? इनसे ट्रेस आउट नहीं होगा, क्योंकि कोटा के अंदर जब शांति धारीवाल जी का ऐसे ही फोटो लगाकर किया गया तो ट्रेस आउट आज तक नहीं हुआ। वो व्यक्ति तो मिल गया जिसके मोबाइल से हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को गवर्न कौन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसका जो मोबाइल नंबर है और उसका जो व्हाट्सएप का जो जिसमें पैसे जमा होते हैं वो किसी दूसरे के पास है और वो काम में ले रहा था, तो अभी तक उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया, तो ये भी नहीं पकड़े जाएंगे। मुकेश चौधरी जी, सर इस हिसाब से तो हम उनको कभी ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाएंगे उनकी चेन को। कोई तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा ना कि जिसके जरिए हम उनको ट्रेस कर सके। बिल्कुल है सर। एक्चुअली मैं क्या है कि सर की बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता कि ट्रेस नहीं किए जाते, बिल्कुल ट्रेस किए जाते हैं। किसी एक केस के अंदर अगर किसी कारणवश पूरी ट्रेल जो है लास्ट चेन तक अगर कोई ट्रेस ना हो पाए कभी कभी, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट ऐसा नहीं होता कि अगर इन्होंने अपराध किया है तो अभी आप देखेंगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर कि इनके ऊपर कार्रवाई हो गई और जो लोग थे वो पकड़े भी गए, तो पकड़े जाएंगे। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक वेबसाइट स्टार्ट किया कि आप साइबर क्राइम को ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे cybercrime.gov.in पे। बट वो अच्छा लेवल पे स्टार्ट किया, बट जैसे ही कोई रिपोर्ट करता है वो केस जो है वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल से लोकल थाने पे फॉरवर्ड हो जाता है जी। लोकल थाने क्या है, ये मैं बात राजस्थान की नहीं पूरे भारत की कर रहा हूँ। लोकल थाने क्या करते हैं, उन कंप्लेंट्स को FIR में कन्वर्ट ही नहीं करते और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू ही नहीं करते। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप कार्रवाई करना ही नहीं चाहते, अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही नहीं, करना ही नहीं चाहते, इंटेंशन ही नहीं है, तो कितने भी इनिशिएटिव्स हों उनका कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, इंटेंशन तो एक अलग इशू है सर, इक्विपमेंट है, एजुकेट हैं वो जी इसके लिए,
एजुकेशन पिछले एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पिछले कम से कम भी 10 सालों से तो मैं ट्रेनिंग वहाँ पे दे रहा हूँ, और 10 सालों से रेगुलर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस पे ट्रेनिंग हो रही है। 10 सालों में सोचो ऑल इंडिया के कितने ऑफिसर्स ट्रेन हुए होंगे जी। बट वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जो ट्रेन होके आया स्टेट पुलिस, उनका फील्ड में यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती। अब किसी को ट्रेनिंग करवाया, ट्रेनिंग करवा के ट्रैफिक में ट्रांसफर कर दिया, अब ट्रैफिक पुलिस में जाके वो क्या करेंगे साइबर क्राइम की ट्रेनिंग का? तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मैकेनिज्म नहीं है। एक स्टेट लेवल पे कोई उन्हें सुपरवाइज करे, हेड करे, मैनेज करे, इस लेवल के ऑफिसर्स होने चाहिए जिनकी एक अच्छी प्लानिंग हो, जिससे वो रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ काम कर पाए। ठीक है, मुकेश वैष्णव जी, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस इसलिए कंज्यूमर की तरफ ध्यान नहीं देती कि किसी के साथ 500 की ठगी हो गई, किसी के पास 1000 की ठगी हो गई? क्या ऐसी भी घटनाएं आती हैं कि कोई जब शिकायत देने जाए तो कहा जाता है अब तेरे 1000 रुपए के लिए किसी को पकड़ने के लिए पुलिस सिस्टम को लगाएं क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो आपकी बात को दोहराना चाहता हूं कि जो ठगी हो रही है या जो डिजिटल आज के माध्यम से जो इन्होंने किया है जी, हम पूरे हिंदुस्तान में उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से उपभोक्ता अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस फैला रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने जागरूकता करी है तो इन्होंने ठगी के तरीके भी बदल दिए। और आज डिजिटल के माध्यम से, या आप जो बता रहे हो कि एक दूसरे का फ़ोटो लगा करके और पैसा मांग लेते हैं, ये बहुत जो है बात आजकल अमूमन हो गई है जी। और बड़े से बड़े अधिकारी भी इसमें पकड़ में उनके नाम आ रहे हैं, वो ठगी के शिकार हो रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि छोटे मोटे मामले में नहीं करते, बाकी ऐसी बात नहीं, कंप्लेंट तो ये लोग नोट करते ही हैं, उस पर रिसर्च नहीं करते, उस पर फॉलोअप नहीं कर पाते। और कई जगह जैसे इनके इंदराज भी है, मामले भी दर्ज हुए हैं। मेरा जो कहना का मतलब इतना सा है कि कम से कम आप अभी जो साहब बता रहे थे, योगेंद्र जी साहब जो बता रहे थे कि ग्रामीण लोग नहीं समझ पाते, मैं कहता हूँ ग्रामीण लोग तो बड़े सतर्क है। हम लोग जो शहरी लोग हैं या हम लोग पढ़े लिखे जो हैं वो बड़े व्यस्त रहते हैं, और बहुत सारे मामले हमारे पास में रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो किसी न किसी मामले में उलझा देते हैं, और उलझा करके OTP मांगे कुछ ऐसा देते हैं ताकि उससे चक्रव्यूह में फंस जाता है, और वो जो लोग हैं वो उसके कैश करने में कामयाब हो जाते हैं जी। तो मेरा जो इतना सा निवेदन है कि उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए, और कम से कम जो फॉल्ट कॉल आ रहे हैं, गलत कॉल आ रहे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान से आराम से जो भी कॉल आ रहा है उसको ध्यान से सुने। जब इतने रोज़ आप जैसे मीडिया के लोग इतना फैला रहे हैं और इतना जागरूक कर रहे हैं, रोज़ हम लोग भी काम कर रहे हैं, अधिकारीगण भी अपना काम कर रहे हैं, मैं यूँ नहीं कर रहा सरकार भी काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार भी काम कर रही है, सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अपन कंज्यूमर को, आम उपभोक्ताओं को इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है जी। एक और मैं कहना चाहता आपने हूं, सही कहा था कि वो हमसे ज्यादा हाईटेक हो रहे हैं, तभी तो हर साल आंकड़े बढ़ रहे हैं जी। तभी तो हर साल जो ठगी हो रही है उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। राजीव बंसल जी हमारे साथ हैं, उपभोक्ता मामलात के अधिवक्ता हैं। राजीव बंसल जी, सच बताइएगा सर, कितने मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं साइबर ठगी के, और कितने परसेंटेज लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाते हैं? इसमें साइबर ठगी में सबसे बड़ा तो मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि आम जनता का जो लालच है, ये जो जहाँ जहाँ फ्रीवीज़ मिलती हैं, फ्रीवीज़ का जो लालच है, या किसी भी तरह का कि भाई इस मैसेज को 10 जगह फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड करने के बाद में अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको ये चीज़ मुफ्त में देंगे, ये जो लालच जनता को घेरे जा रहा है, इससे जनता को बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है। टेक्नोलॉजी की कमी साइबर थानों में, इवन कंज्यूमर कोर्ट्स में जजेज और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो इतने टेक्नो फ्रेंडली होने चाहिए कि इन सब मामलों के बारे में वो आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकें या कुछ और कर सकें। नहीं, सजा होती है सर 1%, 2% मालूम है, इससे ज्यादा भी होती है। नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है केस सोल्व भी नहीं होती, तो सजा कहां से होगी? कोई पकड़ा ही नहीं जाता तो सलाखों में डालें किसको? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 1-2% भी आंकड़ा नहीं होगा, क्योंकि इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। ये जो मामला उठा था कि 500, 1000, 2000, 20,000, 30,000, इसके चक्कर में सबसे पहले तो कोई भी विक्टिम या कंज्यूमर किसी वकील के पास में या किसी थाने के पास में या कहीं भी किसी कोर्ट के मामलात में फंसना ही नहीं चाहता। वो ये सोचता है कि मैं इतना तो पहले ही ठगा गया हूँ, अब यहाँ जाऊँगा तो ये और फीस लेंगे मुझसे, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो परेशान करेगा ये कहते हुए कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, इतने मुकदमे हैं रोज़, तुम OTP के चक्कर में क्यों फंसे, तुम्हारा लालच था।
तो ये सारे मामला जो हैं ये बहुत देखने वाले हैं। सबसे पहले कंज्यूमर को अवेयर होना पड़ेगा, उसके बाद में सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, टेक्नो फ्रेंडली बनाना पड़ेगा सिस्टम को। मुकेश चौधरी जी, अगर मैं ये कहूं कि जो आंकड़े रिकॉर्ड किए जाते हैं हर साल के, जो रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड होते हैं कि इतनी साइबर ठगी हुई, मैं मानकर चलूं साइबर ठगी उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि हर 5 में से एक ही आदमी थाने की तरफ जा रहा होगा। बाकी तो सब मन महसूस कर सोच गए। कोई सोच रहा मेरी किस्मत ऐसी थी, कोई सोचेगा पुलिस के चक्कर कौन लगाए, कोई सोचेगा कि पुलिस कुछ करेगी नहीं, कोई कहेगा कि केस सोल्व होगा नहीं, कोई कहेगा कि कोर्ट से कुछ होना नहीं है। जितने केसेस मेरा एक्सपीरियंस जो है वो लेस देन 2% केसेस रजिस्टर होते हैं और 98% केसेस रजिस्टर नहीं हो पाते जी। तो केसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एक अच्छा डिसीजन जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लिया था, जो सीएम ने इस बार अनाउंस किया था बजट में, कि हर एक ज़िले के अंदर एक साइबर थाना होगा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है। तो विजन अच्छा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्जीक्यूट कैसे होता है। क्या जैसे अभी कुछ थाने जो राजस्थान पुलिस में हैं, 2 थाने हैं, एक स्टेट लेवल का साइबर थाना है जिसमें 5 लाख से ऊपर के मुकदमे दर्ज होते हैं, एक पुलिस कमिश्नरेट में है जिससे 1 लाख से ऊपर का मुकदमा दर्ज होगा सालाना पर। हाँ नहीं, मतलब 1 लाख से ऊपर का किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो वहाँ जाके केस अपना दर्ज करवा सकता है। अदरवाइज आप अपने लोकल थाने में तो करवा ही सकते हैं। मतलब लोकल थाने में तो सारे केस होंगे ही दर्ज, क्योंकि एक थाने के पास में लिमिटेड रिसोर्स होता है, तो सारे केसेस अगर उनको दे दिया तो इतने सारे केसेस ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाएंगे वो। जी। बट अगर जो स्टेट लेवल पे 1 लाख से ऊपर के कितने मामले दर्ज हैं और 5 लाख से ऊपर के कितने मामले दर्ज हैं सर? ये नंबर कहना तो मुश्किल है, बट लेस देन 100 होंगे। और उनमें से किसी को अंदर डाला है? जी हाँ, कार्रवाई रेगुलरली होती है। दोनों ही पुलिस स्टेशंस वेल इक्विप्ड हैं और प्रॉपर टीम है उनके पास में। बट क्योंकि अगर आप पूरे सिटी लेवल पे बात करेंगे, स्टेट लेवल पे बात करेंगे, तो जो अल्टीमेट जो रेशियो निकल के आएगा कि कितने केसेस हैं और कार्रवाई कितनों पे हो पाई, वो बहुत ज़्यादा कम है। वो रीजनेबली मतलब होना अच्छा चाहिए, बट वो लगभग ऐसा नहीं है राजस्थान में। बाकी स्टेट्स में भी ऐसा है कि लेस देन 10% केसेस में कार्रवाई हो पाती है, 90% केसेस में नहीं हो पाती है। नहीं, लेकिन अब इसका क्या करें? अब तो मुख्यमंत्री के नाम से पैसे लिए जा रहे हैं, अब तो डीजीपी के नाम से पैसे लिए जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, जब इन्हें पता है कि अगर राजस्थान में किसी के साथ में अगर हमने ठगी करी है और हम अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से, और जो सिम कार्ड हैं वो हमने साउथ इंडिया से कहीं से लिया है, तेलंगाना से कहीं से सिम कार्ड प्रोक्योर किया है, और एटीएम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम कहीं साउथ में कर रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में एटीएम को यूज़ कर रहे हैं, तो इतनी जगह पुलिस को ट्रैवल करना और वहाँ पे जाके रूरल एरियाज़ के अंदर वहाँ भाषा की प्रॉब्लम होती है, बातचीत नहीं हो पाती है सही से, और गाँव में वहाँ पे अगर सरपंच वगैरह है उनसे पता करना कि ये एड्रेस वेरीफाइड है क्या, एड्रेस नहीं मिल पाता है, तो पुलिस को वहाँ पे लोकल पुलिस से भी सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो सर, मेरे पास वक्त की कमी। योगेंद्र जोशी जी, सर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या वाकई में ये खुली चुनौती है सरकारों को कि देखिए तुम्हारे ही नाम से ठगी करेंगे, रोक सको तो रोक लो? अभी तक तो ये होता था कि चलो नीचे गांव बस्ती में किसी से ठगी हो रही थी, जानकारी नहीं होती थी, यहां तो सीधे डीजीपी, मुख्यमंत्री, सीएस और ना जाने किस किस के नाम से ठगी हो रही है। सीधी चुनौती है सरकार सिस्टम को। विजेंद्र जी, आपने सही कहा है, ये सरकार कितना ही जोर लगा ले, इस चीज़ को रोक नहीं सकते जब तक कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं इनके सर्वर इंडिया में नहीं होंगे। और इंडिया में सर्वर करने के लिए जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट प्रयास करती है, वैसे ही यहाँ के उपभोक्ता न्यायालयों में चले जाते हैं कि उनकी फैसिलिटीज़ रोकी जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्जी सिमें और फर्जी अकाउंट आप बंद कर दो। ये दुनिया भर की जो सिमें जारी कर रखी हैं, इन कंपनियों पर फाइन लगाएं। इन कंपनियों पर इतना ज़बरदस्त फाइन, जैसे फर्जी अकाउंट किसी ने खोल लिया तो जिसने खोला है, किसी बैंक ने खोला है, उसके ऊपर पनिशमेंट लगाइए। और इसी प्रकार से जैसे किसी ने एयरटेल की दे दी, जियो की दे दी, या इस तरह की फर्जी सिम दे दी जिसका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, तो उनके ऊपर फाइन क्यों नहीं लगाते हैं? लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो, ये लोग अभी भी सो रहे हैं। और ये जो आंकड़े बताए गए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हजारों मुकदमे जाते हैं, लेकिन आप थानों में देख लीजिए, कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं, उनमें एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं और इस प्रकार की चीजें हो रही है। जबकि राजस्थान गवर्नमेंट हो या दूसरी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनको सावचेत हो जाना चाहिए और इन सर्वर कंपनियों के साथ मिल बैठकर बात करनी चाहिए, अन्यथा इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए, तब जाकर के इस प्रकार में सुविधा ये हो। राजीव बंसल जी, क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव साइन भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। एटीएम कार्ड का इस्तेमाल होना, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल होना, कैशलेस होना,
क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए कि कम से कम साइबर ठगों के चंगुल से बच जाए? सबसे पहली पॉलिसी तो ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए जनता के लिए, जहाँ पे जनता को जागरूक किया जाए कि वो OTP किसी को प्रोवाइड नहीं करें, वो छलावों में ना आए। दूसरा, मुझे लगता है कि स्टेट्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सभी गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सारे स्टेट गवर्नमेंट को मिलके एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि सभी स्टेट्स में एक एक ऑफिस हो जो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके सारी चीज़ों को। और जब जब इन्वेस्टिगेशन के लिए मामला सामने आए तो वो स्टेट कमेटी जो है वो सबको कोऑर्डिनेट करेगी प्रॉपर तरीके से। दूसरा, अपने इन्वेस्टिगेशन सर, ऑफिसर, हर दिन आपको जानकारी है कितने मामले दर्ज हो रहे हैं सर? मामले दर्ज हो ही नहीं पाते, जनता इतनी डरी हुई है कि मामले दर्ज करने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। मुकेश वैष्णव जी, हर दिन कम से कम एक शहर के अंदर 100 से ज्यादा लोगों के साथ साइबर ठगी होती होगी, हो सकता है आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो। ऐसे में उनको ट्रेस करना तो मुझे लगता है नामुमकिन। अगर इनको रजिस्टर करने लगे तो सारे थाने भर जाएंगे, FIR से ही भर जाएंगे सारे थाने। इनको रोकने का कोई और तरीका आपको दिखाई दे रहा है? मेरा निवेदन इतना सा है आपसे और सरकार से भी कहना चाहूँगा, ये जो सिम बार थोड़ी देर पहले भी मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, जो सिम जारी करते हैं आजकल आधार कार्ड भी डुप्लीकेसी बना देंगे आपको, बिल्कुल हुबहू आप जैसा कलर्ड प्रिंट निकाल करके नाम बदल करके आधार कार्ड बन जाता है। तो वो सिम जो देने वाली कंपनी, जब तक इन पर प्रतिबंध नहीं होगा तब तक इस तरह की ठगी होना तो बहुत मुश्किल काम, रोकना बहुत मुश्किल काम है। और जो थानों में जो केसेस दर्ज होते हैं, कई तो बेचारे इज्जत के मारे बड़े लोग, कई लोग तो जा ही नहीं पाते, कई लोग तो बोल भी नहीं पाते कि हाँ मेरे साथ में ऐसा हो गया। और ग्रामीण के लोग जो बेचारे वो तो थाने में टरकाई दिए जाते, वो तो वैसे भी नहीं जाते। लेकिन मेरा जो निवेदन है कि उपभोक्ताओं के साथ जो ठगी रोकी जाए, तो इससे सबसे बेस्ट कारण है कि जो फर्जी सिम जारी हो रही है या फर्जी अकाउंट जो जारी हो रहे हैं, जैसे पूर्व वक्ता ने कहा, ये बहुत है कि इनको रोक लगनी चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी आपका भी शुक्रिया, योगेश जी और राजीव जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम इसलिए किया क्योंकि अभी तक आपको गांव बस्ती में कोई ठगा हुआ दिखाई देता था, आपको शहरों के अंदर किसी से 10-5 हजार रुपए की ठगी दिखाई देती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के नाम से भी ठगी की जा रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको मानता हूं कि ये सीधा सरकार और सिस्टम और पुलिसिया महकमे को चुनौती है कि देखिए हम कितने ऊपर तक आकर ठगी कर सकते हैं, आप हमें पकड़ नहीं सकते। एक नजीर कायम होनी चाहिए, इस चेन को टूटना चाहिए और इन गिरोह को अगर सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे तो आम आदमी में भी कॉन्फिडेंस आएगा। नमस्कार।